अगर एक ऐसे इलाके की कल्पना की जाए जिससे धान का कटोरा कहा जाता है, तो दिमाग में तुरंत एक बड़ी शांत सी तस्वीर बनती है। हाँ, हरा भरा, बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ नदियां, घने जंगल, लहलहाते खेत और उपजाऊ जमीन। लेकिन इसी हरे भरे कटोरे के ठीक बीचों बीच एक ऐसा शहर भी है जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री, बिल्कुल भाटी की तरह तपती है जमीन वहां की। वही तो, इतनी नदियां और हरियाली होने के बावजूद ये भीषण गर्मी आखिर कैसे पैदा हो रही है? तो आज की इस गहन चर्चा में हम छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन की इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी मुद्दा है। सही कहा। हमारे सामने आज जो स्रोत है वो दरअसल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए बेहद प्रमाणिक नोट्स और स्लाइड्स हैं। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है। हाँ, रटने से कुछ नहीं होगा। हम ये समझने वाले हैं कि ये पूरा बेसिन एक विशाल मशीन की तरह भौगोलिक रूप से काम कैसे करता है। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, अक्सर लोग भूगोल को सिर्फ स्थानों के नाम या अक्षांश और देशांतर रेखाओं की एक सूची मान लेते हैं। लेकिन जब हम इसके पीछे की विज्ञान को देखते हैं ना, तो हर पहाड़, हर नदी और हर मौसम का एक ठोस कारण नजर आता है। मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। महानदी बेसन कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये एक बेहद जटिल क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र है। स्रोत में इसके अक्षांशीय विस्तार को 19 डिग्री 47 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 7 मिनट उत्तर तक बताया गया है। और देशांतर विस्तार 80 डिग्री 17 मिनट पूर्व से 83 डिग्री 52 मिनट पूर्व तक है। सही पकड़ा। ये सिर्फ एक भौगोलिक आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये पूरा इलाका कर्क रेखा के बेहद करीब उष्णकटिबंधीय बंदिया जोन यानी ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इसी वजह से यहाँ का मौसम इतना एक्सट्रीम होता है। अरे वाह! और पता है, ये बेसिन लगभग 68,064 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का 50.34% हिस्सा। मैं यहाँ इस 50% वाले विचार पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। स्रोत में इसे जो धान का कटोरा कहा गया है, उसके पीछे सिर्फ खेती को कारण नहीं बताया गया है। हाँ, लोग सोचते हैं सिर्फ चावल उगता है इसलिए कटोरा बोलते हैं। वही ना, बल्कि इसकी वास्तविक भौगोलिक आकृति ऐसी है। अगर हम इस पूरे प्राकृतिक ढांचे की तुलना एक विशाल खेल के स्टेडियम से करें, तो क्या ये कहना सही होगा कि बीच का जो खेलने वाला समतल मैदान है वो छत्तीसगढ़ का मैदान है? एकदम सही। और उसके चारों तरफ जो ऊंची दर्शक दीर्घा या स्टैंड्स हैं, वो सीमांत उच्च भूमि है। ये स्टेडियम वाली उपमा इस भूगोल को समझने के लिए ना सबसे सटीक है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें और एक उपग्रह या सैटेलाइट के नजरिए से देखें, तो बीच का हिस्सा एकदम समतल और बीच की ओर ढलान वाला है। और धान की खेती के लिए ये ढलान बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, क्योंकि धान को रुके हुए पानी की जरूरत होती है और कटोरे जैसा आकार पानी को चारों तरफ से बीच में इकट्ठा करने में मदद करता है। अच्छा, ये समतल क्षेत्र मुख्य रूप से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभागों में फैला है, जहां तक मैं नोट्स में देख पा रही हूँ। हाँ, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के अधिकांश भाग इसमें आते हैं। लेकिन ये जो स्टेडियम की पिच है ना, या समतल मैदान जिसे हम कह रहे हैं, ये भी कोई एक जैसी सपाट जमीन नहीं है। तो कैसा है फिर? इसे भी नदियों ने अपने बहाव से कई छोटे हिस्सों में बांट दिया है। जैसे शिवनाथ महानदी दोआब। दोआब यानी दो नदियों के बीच की जमीन। हाँ, जहाँ जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। सही बात है। ये महानदी और शिवनाथ नदी के बीच का वो इलाका है जहां दोनों नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। इसके अलावा शिवनाथ नदी के पश्चिम में राजनंद गांव की तरफ शिवनाथ पार का मैदान है। और उत्तर में बिलासपुर का मैदान? हाँ, और उत्तर पूर्व में हसदेव मांड बेसिन है, जहां हसदेव और मांड नदियां अपना रास्ता बनाती हैं। ये क्षेत्र कृषि और जनसंख्या की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पर एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। अगर नदियाँ इस मैदान को सींच रही हैं और सब कुछ इतना उपजाऊ है, तो स्रोत में ये क्यों बताया गया है कि एक ही स्टेडियम के अंदर मिट्टी का रंग और प्रकार बदल जाता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। पूरे बेसिन में मुख्य रूप से तो लाल पीली मिट्टी है ना, लेकिन अचानक से मुंगेली, कवर्धा, बेमेतारा और राजनांदगांव में काली मिट्टी कैसे आ जाती है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, भूगोल में इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं होता। इसका सीधा संबंध उस स्टेडियम की दीवारों से है, खासकर पश्चिमी दीवार से।
पश्चिमी दीवार मतलब माइकल पर्वत श्रेणी? एकदम सही। कवर्धा और राजनांदगांव के पास माइकल पर्वत श्रेणी है। लाखों साल पहले जब ज्वालामुखी फटे होंगे तो उनके लावे के ठंडे होने से जो विशाल चट्टानें बनी, उन्हें भूविज्ञान में डेक्कन ट्रैप चट्टानें कहा जाता है। अच्छा, तो माइकल श्रेणी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है? हाँ, एक बड़ा हिस्सा। और तंत्र ऐसे काम करता है कि जब आमनेर हाफ और आगिर जैसी नदियां इन पहाड़ों से नीचे मैदान की तरफ बहती हैं तो वो उन ज्वालामुखी चट्टानों को धीरे धीरे कटती हैं और मिट्टी बनाती हैं। बिल्कुल। चट्टानों का वो सूक्ष्म चूरा पानी के साथ बहकर मैदान में आता है और जमा हो जाता है। यही ज्वालामुखी अंश आखिर में काली मिट्टी का निर्माण करता है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि वो काली मिट्टी जो किसानों के लिए इतनी कीमती है, वो असल में लाखों साल पुराने ज्वालामुखी का अवशेष है? हाँ, और ये मिट्टी नमी को बहुत देर तक सोख कर रख सकती है, इसलिए ये बेहद उपजाऊ होती है। अब समझ आ रहा है कि क्यों इस बेसिन में धान के साथ साथ गन्ना, कपास, सोयाबीन, मूंग और उड़द जैसी फसलें भी इतनी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती हैं। ये तो पूरी तरह से एक नेचुरल सप्लाई चेन की तरह काम कर रहा है। पहाड़ से चट्टान कटी, नदी उसे लेकर आई, मैदान में बिछाया और वहां फसल उग गई। सही पकड़ा आपने। इस पूरे तंत्र में हर हिस्सा दूसरे पर निर्भर है और इसी सप्लाई चेन को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी, जो कि महानदी से आता है। हाँ, महानदी इस पूरे तंत्र की धुरी है। लेकिन उसके अलावा शिवनाथ, मंड, केलो, इब, पैरी और सोंदुर जैसी नदियां मिलकर एक विशाल जाल बुनती हैं। ये सभी महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। पर देखिए, यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो पहेली जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, गर्मी वाली। बिल्कुल। इतनी सारी नदियां, इतनी अच्छी ज्वालामुखी मिट्टी, औसत वर्षा भी यहाँ आंकड़ों के हिसाब से 100 से 150 सेंटीमीटर है। तो फिर जंजीर चांपा का इलाका, खासकर चंपा शहर, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म क्षेत्र क्यों है? ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? ऐसा कैसे संभव है कि इतने पानी और हरियाली वाले कटोरे के बीच में एक भट्टी जल रही हो, जहां गर्मियों में तापमान 47 से 50 डिग्री तक चला जाए? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि इसके पीछे दो बहुत बड़े वैज्ञानिक तंत्र काम कर रहे हैं। पहला है वन आच्छादन या फॉरेस्ट कवर का अभाव, यानी जंगल नहीं है वहां। हाँ, जंजगीर चंपा में वन क्षेत्र पूरे राज्य में सबसे कम है। जब जमीन को ढकने के लिए पेड़ों की प्राकृतिक छतरी नहीं होती तो सूरज की सीधी किरणें जमीन को पूरी तरह से तपा देती हैं। ओ, मतलब शेड नहीं मिलते। सिर्फ छाया ही नहीं, जंगल मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं जिससे तापमान नियंत्रित रहता है। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वो नमी तुरंत भाप बनकर उड़ जाएगी। और दूसरा बड़ा कारण है वहां की जमीन के नीचे मौजूद भूवैज्ञानिक संरचना। जमीन के नीचे क्या है वहां? चंपा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोयला और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की चट्टानें बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। ये चट्टानें हीट को या ऊष्मा को बहुत तेजी से सोखती हैं। अच्छा। और उसे अपने अंदर कैद कर लेती हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ से सीधे सूरज की गर्मी पड़ रही है और नीचे से जमीन उस गर्मी को वापस छोड़ रही है। यही वजह है कि चंपा का समतल मैदान एक प्राकृतिक ओवन की तरह काम करने लगता है। बाप रे, ये तो सच में बहुत हैरान करने वाली बात है। इसका सीधा अर्थ ये है कि सिर्फ नदियां होना काफी नहीं है, उस तापमान को संतुलित रखने के लिए जंगल भी उतने ही जरूरी है। 100%। अगर जंगलों की बात करें तो स्लाइड्स में बताया गया है कि बेसिन के जिन हिस्सों में अभी भी जंगल बचे हुए हैं, वहां मानसूनी पतझड़ी मिश्रित वन पाए जाते हैं। हाँ, ये वन गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी को बचाया जा सके। स्रोत में कई अभयारण्यों का भी जिक्र है, जैसे सीता नदी अभयारण्य, उदंती, गोमार्दा, अचानकमार और भोरमदेव अभयारण्य। लेकिन सिर्फ नाम नहीं, यहाँ विशेष परियोजनाएं भी हैं, जैसे गिधवा पक्षी विहार या कोटमी सोनार, जहाँ मगरमच्छ संरक्षण किया जाता है। ये ऐसे ही किसी भी जगह पर क्यों नहीं बन गए? वन्य जीवों का पनपना पूरी तरह से वहाँ के क्या कहेंगे माइक्रो हैबिटेट या सूक्ष्म आवास पर निर्भर करता है, जिसे यही नदियां आकार देती हैं। कोटमी सोनार का उदाहरण लीजिए। मगरमच्छ वाला? हाँ, मगरमच्छों को ऐसे पानी की जरूरत होती है जहां गहरा दलदल हो, पानी का बहाव बहुत तेज ना हो जिससे उनके अंडे बह जाएं,
और किनारे पर धूप सेकने के लिए रेतीली जमीन हो। और महानदी बेसिन उन्हें ये देता है। बिल्कुल। महानदी बेसिन का ढालान और यहाँ की नदियों का विशेष घुमाव प्राकृतिक रूप से बिल्कुल ऐसा ही माहौल तैयार करता है। इसी तरह गिधवा पक्षी विहार की बात आती है, जहाँ दूर दूर से प्रवासी पक्षी आते हैं, तो उसका कारण भी यही भूगोल है। वहाँ वेटलैंड्स बनते होंगे। सही समझे आप। महानदी बेसिन के समतल मैदानों में नदियों का पानी इकट्ठा होकर उथले वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि बनाता है। इन उथले पानी वाले क्षेत्रों में मछलियां और कीड़े बहुत आयत में होते हैं, जो इन पक्षियों का मुख्य भोजन है। अगर जमीन ऊबड़ खाबड़ होती तो ये पानी सीधा बह जाता। हाँ, और ये वेटलैंड्स कभी बनते ही नहीं। अचानक मार की बात करें तो उसे अमरकंटक के साथ मिलाकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। ये वो जगह है जहां मैदान खत्म होते हैं और पहाड़ शुरू होते हैं, इसलिए यहां मैदानों के जीव और पहाड़ों के जीव दोनों एक साथ मिलते हैं, जिससे एक बहुत ही सघन जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पैदा होती है। अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे प्रकृति ने अलग अलग जीवों के लिए इस बेसिन में उनकी जरूरत के हिसाब से कमरे बना रखे हों। सच में एकदम कमरे जैसा ही सेटअप है। तो इस सबका असल मतलब क्या है? थोड़ा वापस उन पहाड़ों की तरफ चलते हैं जिन्हें हम स्टेडियम की दीवारें कह रहे थे। क्या ये पहाड़ सिर्फ सीमाएं तय करते हैं या इस बेसिन के जीवन को सक्रिय रूप से चलाते भी हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। पहाड़ सिर्फ सीमाएं नहीं है। स्लाइड्स में सिहावा पर्वत का खास जिक्र है। ये धामतारी जिले में स्थित है और इसका विशेष धार्मिक महत्व भी है। इस पहाड़ की ऊंचाई मात्र 586 मीटर है। हाँ, पुराना नाम इसका सुक्तिमाथी था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहीं पर गणेश घाट के पास फरसिया नामक स्थान से महानदी जन्म लेती है। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकती कि अगर ये मात्र 586 मीटर का पहाड़ न हो तो महानदी का वो अस्तित्व ही नहीं होगा जो आज इस पूरे बेसिन को सींच रहा है। बिल्कुल सही। वो पहाड़ सिर्फ दीवारें नहीं हैं, वो असल में इस पूरे बेसिन के जलवायु और जल चक्र को चलाने वाले मुख्य इंजन हैं। और सिहावा पर्वत तो सिर्फ एक शुरुआत है। और भी है। देखिए, अगर बेसिन के पश्चिमी हिस्से की तरफ देखा जाए तो वहाँ मैकल पर्वत श्रेणी है जो एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है। अभी हमने इसकी बात की थी काली मिट्टी के संदर्भ में। हाँ, जो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है। सही बात है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है जो 1176 मीटर ऊंची है। इस माइकल श्रेणी का सबसे बड़ा और ज़रूरी काम है जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड की भूमिका निभाना। ये नर्मदा और महानदी अपवाह तंत्र को अलग करती है। एक सेकंड, ये जल विभाजक या वाटर डिवाइड मतलब पानी को बांटने वाला तंत्र, ये जमीन पर असल में काम कैसे करता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। इसकी कार्यप्रणाली एक ढलान वाली छत की तरह है। जैसे जब छत पर बारिश होती ना, तो छत का जो सबसे ऊंचा बीच का हिस्सा होता है वो तय करता है कि पानी का आधा हिस्सा दाईं ओर गिरेगा और आधा हिस्सा बाईं ओर। अच्छा, तो पहाड़ की चोटी वही छत का बीच का हिस्सा है। एकदम सही। माइकल पर्वत श्रेणी ठीक यही काम करती है। जब यहाँ बारिश होती है तो इस पहाड़ के पश्चिमी ढलान का पानी नीचे उतरकर नर्मदा नदी के तंत्र में मिल जाता है और सीधा अरब सागर की तरफ चला जाता है। और पूर्वी ढलान का पानी, जिसमें शिवनाथ, आमनेर, हाफ और आगर जैसी नदियां शामिल हैं, वो महानदी बेसिन में आ जाता है और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यानी एक पहाड़ की चोटी ये तय कर रही है कि पानी की एक बूंद भारत के किस हिस्से में जाकर समुद्र से मिलेगी। ये सच में बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन यहाँ सिर्फ पानी के बहाव की बात नहीं है। स्रोत में एक और शब्द है जिसने बहुत ध्यान खींचा, वृष्टि छाया या रेन शैडो प्रभाव। हाँ, रेन शैडो। ये बताया गया है कि मैकल श्रेणी के कारण कवर्धा का इलाका वृष्टि छाया में आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पूरे राज्य में सबसे कम बारिश होती है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक पहाड़ बारिश को आखिर कैसे रोक सकता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। देखिए, मानसून के बादल जब समुद्र से नमी लेकर उड़ते हैं तो उन्हें बरसने के लिए ठंडा होना जरूरी होता है। हाँ, कंडेंसेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जब ये भारी बादल मैकाल पर्वत से टकराते हैं तो पहाड़ एक दीवार की तरह उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे बादल ऊपर जाते हैं, दबाव कम होने से वो ठंडे होते हैं और पहाड़ के उसी तरफ भारी बारिश कर देते हैं जहां से वो टकराए थे। अच्छा, फिर बादल पहाड़ पार करते हैं? हाँ, और जब ये बादल पहाड़ की चोटी पार करके दूसरी तरफ यानी कवर्धा की तरफ नीचे उतरते हैं
तो उनके अंदर का सारा पानी पहले ही खत्म हो चुका होता है। ओह, तो सिर्फ सूखी हवा बचती है। सही पकड़ा। ऊपर से जब हवा नीचे उतरती है तो वो गर्म होने लगती है, जो बचे कुचे बादलों की नमी को भी सुखा देती है। इस सूखी हुई तरफ को ही वृष्टि छाया कहते हैं। तो एक ही पहाड़ मैदानों को काली मिट्टी का वरदान भी दे रहा है और दूसरी तरफ उनसे बारिश भी छीन रहा है। प्रकृति का संतुलन सच में बहुत नाजुक और जटिल है। बहुत जटिल है। ये डोमिनो इफेक्ट की तरह है। बिल्कुल। अब पानी और मौसम के अलावा इन उच्च भूमियों के बारे में एक और बहुत अहम जानकारी स्लाइड्स में दी गई है। सीमांत उच्च भूमि को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: माइकल पर्वत श्रेणी, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि। और इनमें से कई खनिजों के खजाने हैं। हाँ, खनिज यानी मिनरल्स यहाँ भरपूर हैं। जैसे माइकल श्रेणी में बॉक्साइट और लौह अयस्क मिलता है। फिर हमने देखा कि यहाँ जनजातियों का भी एक गहरा नाता है, जैसे स्लाइड्स में बाइगा और अगरिया जनजातियों का जिक्र है। अगरिया लोग तो लोहा पिघलाने का परंपरागत काम करते हैं। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि जहाँ लौह अयस्क मौजूद है वहीं वो जनजाति विकसित हुई जिसके पास उस लोहे को इस्तेमाल करने का स्वदेशी ज्ञान है। ये इस बात का प्रमाण है कि मानव संस्कृति ने कभी भूगोल से लड़कर नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन बुना है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो पढ़ाई करने वाले श्रोताओं के लिए सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि भूगोल सिर्फ रटने का विषय नहीं है। महानदी बेसिन का निर्माण उस डोमिनो इफेक्ट की तरह है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बिल्कुल, एक चीज दूसरी से जुड़ी है। पहाड़ों की स्थिति ने नदियों का बहाव और बारिश को तय किया। नदियों ने मिट्टी का निर्माण किया और उस मिट्टी और जलवायु ने ये तय किया कि लोग कहाँ बसेंगे और क्या उगाएंगे। सही कहा आपने। ये सच में एक आंख खुलने वाला तजुर्बा था। लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो खुद सोच सकें। एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बताइए। देखिए, हमने समझा कि सीमांत उच्च भूमि जैसे माइकल और अन्य पर्वत श्रेणियां ये लोहे, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे खनिजों से भरी हुई हैं। और यही पहाड़ उन नदियों के जल विभाजक भी हैं जो पूरे धान के कटोरे को जिंदा रखे हुए हैं, है ना? इंजन है इस बेसिन के। तो भविष्य में अगर अत्यधिक खनन यानी ओवर माइनिंग और मानवीय हस्तक्षेप हुआ तो क्या इस भौगोलिक दीवार का प्राकृतिक काम करना बंद हो जाएगा? ये बहुत डरावना ख्याल है ना? क्या विकास की इस दौड़ में बेसिन का ये प्राकृतिक सुरक्षा चक्र खतरे में पड़ सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा बेसिन चंपा जैसे गर्म और तपती भट्टी में बदल जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे चलकर राज्य के हर प्रशासक और आम नागरिक को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, भविष्य के प्रशासकों के लिए ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो दोस्तों, आज हमने छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन को एक नए नजरिए से देखा। इसके मैदान, ऊंची भूमियां, नदियां, मिट्टी और जलवायु, सब कुछ। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये डीप डाइव आप सभी को पसंद आया होगा। हाँ, और कोशिश करें कि इसे आप समझ कर याद करें। बिल्कुल। अगर आपको इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इन मुद्दों पर सोच विचार करते रहिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई और गहन चर्चा के साथ। धन्यवाद।